अच्छा जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। और सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि इम्पोर्टेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि बेनिफिट्स क्या हैं बैक्टीरिया के। हम इसमें देखेंगे बैक्टीरिया के बेनिफिट्स क्या हैं, इसके हार्म्स क्या हैं, दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंस में आएंगी। अच्छा, इसको हम डिफरेंट हेडिंग्स के तहत पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। इको आपको पता है एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट के लिहाज से बैक्टीरिया की क्या इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों आप जानते हो कि जब भी कोई प्लांट या एनिमल की बॉडी डेड होती है या उसका कोई पार्ट गिरता है, जैसे लीफ जमीन पे गिर गया, अब इसमें प्रोटीन्स भी हैं, प्रोटीन में लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज वगैरह, मतलब जैसे सेलुलोज में ग्लूकोज होते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जिस तरह न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये इन पत्तों के अंदर सेल्स होते हैं, लीव्स के अंदर, और सेल के अंदर ये तमाम केमिकल्स मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसी तरह एनिमल की बॉडी के भी सेल्स होते हैं, और हर सेल के अंदर आपको पता है ऑर्गेनेलिज और ऑर्गेनेलिज मॉलिक्यूल की बनी होती हैं। पॉलीसेकेराइड उसमें होंगे, उसमें पॉलीपेप्टाइड होंगे, फिर ये इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स होंगी। तो ये जो इतने सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं ये जमीन में डंप होते जाते हैं। तो फिर बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनको डीकम्पोज करते हैं, इनको ब्रेक करते हैं। तो जब वो ब्रेक करते हैं तो जो ऐसे जिस तरह अमीनो एसिड वगैरह है, इनसे नाइट्रोजन को रिलीज कराते हैं, वो चाहे नाइट्राइट की फॉर्म में हो या नाइट्रेट की फॉर्म में हो। इसी तरह वो सल्फर को रिलीज कराते हैं, कार्बन को रिलीज कराते हैं। तो मुख्तलिफ जो जो नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस है, ये इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है। जब तक बैक्टीरिया इनको डीकम्पोज नहीं करेंगे, ये नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये कार्बन, ये यहाँ से निकलेगी नहीं, अलग नहीं होगी, तो ये दोबारा से रूट के जरिए अब्जॉर्ब होकर प्लांट में नहीं जा सकेगी। तो वो जो बायोजियोकेमिकल साइकिल होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस है, उसका जमीन में आना और जमीन में आके अलग होना, दोबारा प्लांट्स में जाना, एनिमल में जाना, वो साइकिल मुकम्मल नहीं हो सकता अगर बैक्टीरिया ना हो, डीकम्पोजर्स ना हो। तो इसलिए डीकम्पोजर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो बैक्टीरिया एक ये रोल प्ले करते हैं। दूसरा हम देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, माशी लिहाज से बैक्टीरिया का हमें क्या फायदा या नुकसान हो रहा है, कितना हम अर्निंग कर सकते हैं इससे, या कितना ये हमें लॉस देते हैं। तो अच्छा बच्चे, सबसे पहले बैक्टीरिया को हम फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जैसे योगर्ट वगैरह बनाते हैं हम बैक्टीरिया को यूज करके। ड्रग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से ली जाती हैं। ये आगे जब हम एंटीबायोटिक पढ़ेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा। फिर बैक्टीरियल डिजीजेज के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के लिए बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। फिर इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी में आपको पता है कि बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर यूज करते हैं। फिर बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट जीन डाल के प्रोडक्ट बनवाते हैं, जैसे इंसुलिन का आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, फिर कुछ बैक्टीरिया क्या है कि प्लांट पैथोजेंस हैं। तो ये प्लांट को जब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, प्लांट के पैथोजन का मतलब प्लांट्स में डिजीजेज लगाते हैं, प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है, बहुत नुकसान पहुंचता है इंसान को। फिर स्पॉइलेज ऑफ फूड और दूसरी जो फूड के अलावा प्रोडक्ट्स होती हैं उनको ये ख़राब कर देते हैं। तो ये भी नुकसान है इंसान को माशी लिहाज से, क्योंकि बहुत सारी फूड उसकी बैक्टीरिया उसको स्पॉइल कर देते हैं। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी। अब हम इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं। अच्छा बच्चे, मेडिकल इंपॉर्टेंस में आप देखेंगे कि कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो डिजीजेस काज करते हैं, तो अभी तक देखा गया तकरीबन 200 स्पीशीज बैक्टीरिया की ऐसी हैं जो ह्यूमन में डिजीजेस काज करती हैं। तो इसके साथ साथ कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया भी हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, फायदा पहुंचाते हैं, जैसे विटामिन के बनाने वाले बैक्टीरिया जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया की हमारी हेल्थ के लिए अच्छे भी होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो वो डिजीजेस लगाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। तो बच्चे, बैक्टीरिया का कंट्रोल क्यों जरूरी है, इनकी ग्रोथ को रोकना क्यों जरूरी है। तो जाहिर है आपको पता है कि अगर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया है तो उसकी ग्रोथ को रोकना ही, उसको किल करना जरूरी है। अगर कोई और फूड स्पॉइल करने वाला बैक्टीरिया है उसका कंट्रोल भी जरूरी है। तो अगर हम बैक्टीरिया का कंट्रोल कर लें, बैक्टीरिया की ग्रोथ को, उनको किल कर सकें या उनकी रिप्रोडक्शन को रोक सकें, तो उसका फायदा क्या होगा कि हम बहुत सारी डिजीजेस से अपने आप को बचा लेंगे, प्लांट्स को बचा लेंगे और फूड को स्पॉइल होने से बचा लेंगे। तो बहुत ज्यादा जो हमारा इकोनॉमिक लॉस होता है वो नहीं होगा। अच्छा, अब बैक्टीरिया के कंट्रोल के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स यूज हो रहे हैं, एक फिजिकल कंट्रोल है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी, फिर एक केमिकल कंट्रोल है, और एक इम्यूनाइजेशन। अब ये तीनों तरीकों को हम देखते हैं कि ये किस तरह बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा बच्चे, फिजिकल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि अगर हम बैक्टीरिया को किल करने के लिए
यूज कर रहे हैं, कहीं पे गैस यूज कर रहे हैं, स्टीम यूज कर रहे हैं, ड्राई हीट यूज कर रहे हैं, रेडिएशन यूज कर रहे हैं या फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज हम यूज करके बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, दैट वुड बी नोन एज फिजिकल कंट्रोल। और बच्चों ये भी याद रखना है आपने कि ये जो फिजिकल एजेंट हैं, स्टीम या ड्राई हीट या गैस या रेडिएशन, तो इन सारी चीजों को, क्योंकि ये फिजिकल एजेंट है, इनको यूज करके बैक्टीरिया को किल करने के प्रोसेस को स्टीरिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीरिलाइजेशन। द यूज ऑफ फिजिकल एजेंट टू किल माइक्रोब इज कॉल्ड स्टीरिलाइजेशन। ये मेथड कौन सा है? फिजिकल मेथड है, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? स्टीरिलाइजेशन। अच्छा, सबसे पहले बच्चों मॉइस्ट हीट किस तरह बैक्टीरिया को किल कर सकती है, ये जरा आपने समझना है। अब मॉइस्ट हीट बैक्टीरिया को कैसे किल कर सकती है, इसको समझना बहुत ही आसान है कि बच्चों ये इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूं, जैसे एग होता है, तो एग को हम बॉइलिंग वाटर के अंदर डालते हैं और वो क्या हो जाता है? सॉलिडिफाई हो जाता है। उसके अंदर एल्बुमिन होती है, प्रोटीन होती है ना, वो कोगुलेट हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है। तो अगर हम बैक्टीरिया को देखें, ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन्स हैं। ये प्रोटीन्स हैं, मीन के एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन ही होते हैं, और भी बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। तो जो ही इसको हम मॉइस्ट हीट देते हैं, तो मॉइस्ट हीट की वजह से ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो आपस में अटैच होना शुरू हो जाती हैं, इस तरह कोगुलेट होना शुरू हो जाती हैं। जब सारी प्रोटीन कोगुलेट हो जाएंगी, सॉलिडिफाई हो जाएंगी, बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाएगा, तो बैक्टीरिया के अंदर सारी प्रोटीन के जमने की वजह से, सॉलिडिफाई होने की वजह से, जुड़ने की वजह से मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया। मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया तो अब बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, इसने डेड हो जाना है। तो इस तरह मॉइस्ट हीट बैक्टीरिया को किल कर देती है। फिर जी ड्राई हीट क्या करती है? अच्छा बच्चे, जो ड्राई हीट होती है ना, ड्राई हीट ऑक्सीडाइज कर देती है इसके अंदर जितने भी लिपिड, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, जो भी चीज है उसको ब्रेक कर देती है। आप इतना समझ लें कि उनको मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगी तो सारी ऑर्गेनेल्स टूट जाएंगी, इसका स्ट्रक्चर सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बच्चों ये बात याद रखनी है आपने कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, बिलो 300 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं, ये बैक्टीरिया को अगर दी जाए तो वो डैमेज हो जाते हैं, उनकी बॉडी टूटना शुरू हो जाती है, डीएनए उनका म्यूटेट होना शुरू हो जाता है, फिर वो आगे सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसमें ज्यादातर गेमा रेज यूज होती हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो बैक्टीरिया को रोकने के लिए या उनको किल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? गेमा रेज यूज करते हैं ज्यादातर। अच्छा बच्चों, उसके बाद फिल्ट्रेशन एक टेक्निक है। फिल्ट्रेशन के बारे में आपने ये याद रखना है कि हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जिनमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वैक्सीन्स हैं, हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं या एंटीबॉडीज वगैरह, और ब्लड ग्रुपिंग सीराज हैं। ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए जो हम ब्लड ग्रुपिंग सीराज यूज करते हैं, या हार्मोन्स होते हैं जो डिफरेंट डिजीजेज में हार्मोन के इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। अच्छा, ये जो ऐसी चीजें होती हैं कि वैक्सीन्स, एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज वगैरह, सीरा और हार्मोन्स के, इनके अंदर भी इनकी जो वायल्स होती हैं उनमें भी बैक्टीरिया के ग्रो करने के चांसेस हैं। तो आप इमेजिन करें कि अगर वैक्सीन के अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रो कर गए, तो जो ही आप किसी पेशेंट को वो वैक्सीन लगाएंगे, साथ बैक्टीरिया भी चले जाएंगे। इसी तरह एंटीबायोटिक्स है, सीरम है, हार्मोन है, तो इनके अंदर क्या है, अगर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे तो किसी बंदे को अगर ये हार्मोन लगाएंगे आप, तो उसमें हार्मोन के साथ बैक्टीरिया चले जाएंगे, कंटामिनेशन हो जाएगी और उसको कोई डिजीज हो जाएगी। अब इन चीजों को ये मॉइस्ट हीट देंगे तो ये तो खुद डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जैसे वैक्सीन्स है और सीरा है, ये भी प्रोटीन्स होती हैं, कुछ हार्मोन भी प्रोटीन है। तो अगर आप दे देंगे इनको मॉइस्ट हीट, तो इनके अंदर बैक्टीरिया जो मौजूद है उनको किल करने के लिए अगर आपने मॉइस्ट हीट दी, तो वो बैक्टीरिया तो किल होंगे, साथ साथ ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इनका स्ट्रक्चर भी। इसी तरह अगर आपने ड्राई हीट दी, उससे भी ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ये ऐसे हीट सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स हैं, चीजें हैं कि जिनके अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो किए हुए हैं उनको मारना है आपने, इनको नहीं किल कर, इनको नहीं डिस्ट्रॉय करना। तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? कोई भी ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक फिल्ट्रेशन का। तो कुछ हमारे पास मेम्ब्रेन फिल्टर्स होते हैं
जिस तरह सेल मेम्ब्रेन होती है, इस तरह के फिल्टर्स हैं, इनको हम मेम्ब्रेन फिल्टर्स कहते हैं, इनमें बहुत छोटे पोर्स होते हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम यहाँ से गुजारें, इनमें से कोई भी चीज़ है, सपोज वैक्सीन है, वैक्सीन यहाँ से ये गुजर जाएगी और बैक्टीरिया यहाँ से नहीं गुजर सकेंगे, तो इस तरह हम फिल्टर करके इसको प्यूरिफाई कर देंगे। अब ये तरीका था कि किस तरह हम कर सकते हैं हीट या टेम्परेचर सेंसिटिव या रेडिएशन सेंसिटिव जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उनके अंदर से बैक्टीरिया को निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे। अच्छा बच्चे, अब केमिकल कंट्रोल की तरफ जाते हैं हम। केमिकल कंट्रोल, तो सबसे पहली बात ये याद रखें कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए अगर हम कोई केमिकल यूज कर रहे हैं तो इसको केमिकल कंट्रोल कहेंगे। तो हमारे पास केमिकल 3 कैटेगरीज के, एक एंटीसेप्टिक केमिकल्स होते हैं, डिसइंफेक्टेंट होते हैं और कीमोथेराप्यूटिक्स होते हैं। अच्छा बच्चे, सबसे पहले ये याद रखें, ये कोई बंदा है, इसका बाजू है, तो बाजू के ऊपर ये टिश्यूज हैं, जाहिर है एपिथेलियल टिश्यूज हैं, और ये बंदा जहाँ पे बैठा है इसके आगे ये कोई टेबल है, ठीक है, ये इसकी चेयर है। अब सबसे पहली बात कि हम ये चाहते हैं कि इस बंदे की बॉडी में इर्द गिर्द के टेबल, चेयर और बाकी चीजों से कोई बैक्टीरिया इंटर ना हो, इसका जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाए। तो हम सुबह सुबह क्या, या ये बंदा खुद क्या करेगा, यहाँ पे स्प्रे कर देगा किसकी, डिसइंफेक्टेंट की, डिसइंफेक्टेंट। अब ये डिसइंफेक्टेंट ऐसे केमिकल है, इनको हम नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके ऊपर स्प्रे करते हैं, वहां से ये किल कर देते हैं किसको, बैक्टीरिया को। लेकिन इनको हम लिविंग बॉडीज के ऊपर यूज नहीं करते क्योंकि ये लिविंग सेल को भी डैमेज कर देंगे। इनको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज करते हैं एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। अब फिर दूसरी बात ये कि अगर इस बंदे को यहाँ पे कोई वाउंड आ गया, जख्म आ गया स्किन के ऊपर, तो इसकी टिश्यू के यहाँ से ऊपर से बैक्टीरिया के इंटर होने के चांस हैं। जाहिर है एयर से बैक्टीरिया आएंगे, यहाँ से इंटर हो जाएंगे क्योंकि ऊपर वाउंड है। तो यहाँ से वाउंड वाली जगह से बैक्टीरिया जो इंटर हो रहे हैं, उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक एंटीसेप्टिक कौन से केमिकल्स हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या उनको किल करते हैं ऑन द लिविंग टिश्यू के ऊपर से। फिर सुन लें, एंटीसेप्टिक लिविंग टिश्यू के ऊपर से बैक्टीरिया को किल करते हैं, डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर से बैक्टीरिया को किल करते हैं। और डिसइंफेक्टेंट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरी बहुत सारी चीजें, हैलोजेंस वगैरह। और एंटीसेप्टिक्स में जिस तरह आप पायोडीन वगैरह को यूज करते हैं। अच्छा, उसके बाद कीमोथेराप्यूटिक्स, तीसरी चीज। अच्छा बच्चे, अगर किसी इस बंदे की बॉडी के अंदर चले गए बैक्टीरिया, इसकी टिश्यू के अंदर चले गए, बाहर ऊपर नहीं है, अंदर चले गए, अब क्या करेंगे। अब एक तो इसके अंदर बैक्टीरिया है और दूसरा इसके अपने लिविंग सेल्स है बॉडी के। अब कोई आप ऐसा केमिकल यूज करेंगे जो सेल्स के अंदर चला जाए, बॉडी के अंदर चला जाए और बॉडी के नॉर्मल किसी सेल को डैमेज ना करे, वहां ढूंढ ढूंढ के बैक्टीरिया को किल करे सिर्फ। अब एक बात ये याद रखनी है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा केमिकल होगा, उसका नाम क्या होगा, उसको हम कहेंगे एंटीबायोटिक या कीमोथेराप्यूटिक। कीमोथेराप्यूटिक ब्रॉड टर्म में ये कैंसर सेल को डैमेज करने के लिए भी यूज हो सकते हैं, ये किसी और डिजीज के क्योर में भी यूज हो सकते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो एंटीबायोटिक जब हम यूज करते हैं तो बैक्टीरिया को किल करने वाले केमिकल्स। तो अब हम क्या यूज करेंगे, कीमोथेराप्यूटिक्स या एंटीबायोटिक यूज करेंगे। वो ये बंदा इसको इंजेक्शन लगाएंगे या ओरली लेगा, तो वो जाके इसकी पूरी बॉडी में जहां जहां बैक्टीरिया होंगे उनको किल कर देंगे या उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। अब कीमोथेराप्यूटिक फिर कौन सी कैटेगरी हुई, जो लिविंग टिश्यू के अंदर जाके वहां से बैक्टीरिया को क्या करते हैं, किल करते हैं। फिर सुन लें, डिसइंफेक्टेंट जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से बैक्टीरिया को किल करे, एंटीसेप्टिक जो लिविंग टिश्यू के ऊपर से बैक्टीरिया को किल करे, और कीमोथेराप्यूटिक जो लिविंग टिश्यू के अंदर मौजूद बैक्टीरिया, बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, उनको किल करेंगे। अच्छा बच्चे, अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, एक टर्म आप यूज होगी कि दे वर्क विद द नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। आपको पता है कि व्हेनेवर बैक्टीरिया गेट एंट्री इनटू द बॉडी, व्हाट हैपेंस, आवर इम्यून सिस्टम ट्राई टू किल देम। हमारा इम्यून सिस्टम बी लिम्फोसाइट हमारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, वो बैक्टीरिया को पकड़ लेती हैं और फिर हमारे फेगोसाइटिक सेल, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट उनको इनगल्फ कर जाते हैं। तो हमारी बॉडी खुद भी बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश कर रही होती है। तो एंटीबायोटिक हम लेते हैं, वो भी बैक्टीरिया को किल करती है।
तो ये इम्यून सिस्टम को ही हेल्प कर रही होती हैं, उनके इम्यून सिस्टम जो काम कर रहा है वही काम ये भी कर रही होती हैं। तो हमें डाउट होता है, हो सकता है इम्यून सिस्टम को काफी टाइम लग जाए बैक्टीरिया को किल करने में, हम फौरन एंटीबायोटिक दे के बैक्टीरिया को खत्म करा देते हैं बॉडी से। अच्छा, एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, इस तरह के एंटीबायोटिक्स हैं। फिर हम बात कर रहे थे कि एंटीबायोटिक की दो मेन क्लासेस है बच्चे, एक माइक्रोबिसीडल एंटीबायोटिक्स है, दूसरी माइक्रोबिस्टेटिक एंटीबायोटिक्स है। माइक्रोबिसीडल ये ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, और माइक्रोबिस्टेटिक जो बैक्टीरिया को किल नहीं करती लेकिन उनकी रिप्रोडक्शन को रोक लेती है, उनकी ग्रोथ को रोक लेती है। अब जब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर ग्रो नहीं कर सकेगा, अपना नंबर इंक्रीज नहीं कर सकेगा, तो वो जो एग्जिस्टिंग नंबर है वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खत्म होना शुरू हो जाएगा, तो डिजीज वो जो लगा रहे हैं उससे बॉडी को छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम ये देखते हैं कि आपके जहन में भी क्वेश्चन आता होगा कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और हमारी बॉडी के अपने लिविंग सेल्स भी होते हैं, तो एंटीबायोटिक के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो जाके सिर्फ बैक्टीरिया को किल करती है, वो हमारे नॉर्मल लिविंग टिश्यू के सेल्स को किल नहीं करती। इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, हमारे सेल यूकैरियोट्स हैं, हमारे सेल्स के ऊपर सेल वाल नहीं है, बैक्टीरिया के सेल वाल है, हमारा डीएनए लीनियर है और उसमें उसके साथ हिस्टोन मिलके क्रोमोसोम बना हुआ है। बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए और उसमें हिस्टोन नहीं है, और देयर आर मेनी एंजाइम्स इन द बैक्टीरिया व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी सेल्स। सो एंटीबायोटिक उन चीजों को किल करती हैं, बैक्टीरिया की बॉडी की उन चीजों को डैमेज करती हैं जो ह्यूमन बॉडी में होती नहीं है। जैसे एक एंटीबायोटिक है वो जाके बैक्टीरिया की सेल वाल को डैमेज करती है, तो वो हमारे नॉर्मल किसी सेल पे इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि हमारे सेल की सेल वाल होती ही नहीं है। तो बैक्टीरिया की सेल वाल डैमेज होती है तो बैक्टीरिया में पानी जाके उसकी बस्ट हो जाता है, ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाती है। इसी तरह बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में स्टीरोल नहीं होते, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा सा डिफरेंट हो गई। अब बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को जो एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय करेगी वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इसी तरह बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड को जो डैमेज करेगी वो हमारे न्यूक्लिक एसिड को डैमेज नहीं कर सकती क्योंकि हमारा न्यूक्लिक एसिड थोड़ा सा उससे वेरी करता है। इसी तरह जो एंजाइम बैक्टीरिया के अंदर है, हमारी एंजाइम वो वाले हमारे अगर नहीं है, उन एंजाइम को इनहिबिट करेगी एंटीबायोटिक, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी या उसकी वो किल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हमारे सेल किल नहीं होगी। दिस इज हाउ एंटीबायोटिक affects, what is the mechanism of action of antibiotic। अब आप समझ गए होंगे, it causes malfunction or damage in the cell wall, in the cell membrane, or it inhibits the enzymes, or it damages the nucleic acid of the bacteria। अब बच्चों हम लास्ट पे जाते हैं बैक्टीरियल कंट्रोल में, इम्यूनाइजेशन। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? तो आपको पता है कि बैक्टीरियल डिजीजेस को कंट्रोल करने के लिए या बैक्टीरियल डिजीजेस की प्रिवेंशन या उसकी ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज होते हैं, जिसमें आपने देखा अभी तक क्या देखा कि एक कीमोथेरापी हम करते हैं जब लिविंग टिश्यू के अंदर बैक्टीरिया चले जाएं, और इसके अलावा बैक्टीरिया की बॉडी में एंट्री को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। तो इसी तरह अपने एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया की एंट्री बॉडी में आने को रोकने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट कर देते हैं वहाँ पे। इसी तरह पब्लिक हेल्थ मेजर्स होते हैं कि जहाँ पे रह रहे होते हैं लोग वहाँ पे प्रॉपर वाटर सीवेज का प्रॉपर सिस्टम बनाया जाता है, वाटर की ड्रिंकिंग वाटर को प्रॉपर क्लीन किया जाता है, हाइजीन के असूल बताए जाते हैं। तो इस तरह बैक्टीरियल डिजीजेस को कंट्रोल किया जा सकता है, बैक्टीरिया को बॉडी में इंटर होने से रोका जा सकता है, वो सारी चीज़ें। तो अब हम देखते हैं कि ये इम्यूनाइजेशन भी उन्हीं में से एक टेक्निक है बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए, इम्यूनाइजेशन। अच्छा बच्चे, ये जो इम्यूनाइजेशन है ये क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए हमें एक स्टोरी की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा बच्चे, एक था जी पास्चर, लॉइस पास्चर का नाम आपने सुना होगा, और चिकन कालरा का नाम भी आपने सुना होगा। अच्छा, लॉइस पास्चर ने ये देखा कि कुछ चिकन्स को कालरा हो जाता है, चिकन कालरा जिसको कहते हैं, डायरिया हो जाता है, और उसने चिकन का जो डायरिया होता है तो उससे क्या किया, थोड़ा सा डायरिया उठा के वहां से कोई थोड़ा सा मटेरियल उठा के चिकन के डायरिया से पेट्री डिश में रख दिया इधर, और कुछ दिनों बाद वहां पे क्या हो गया, बैक्टीरिया की एक पूरी कॉलोनी ग्रो कर गई। तो इससे पहले आपने रॉबर्ट कोच की जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज पढ़ी हुई है,
तो इसने भी वही कुछ काम किया कि चिकन कालरा से कुछ फ्लूइड उठाया, उसको पेट्री डिश में रखा और उसके अंदर बैक्टीरिया थे जाहिर है जिन्होंने चिकन कालरा काज किया हुआ था, वो बैक्टीरिया पेट्री डिश में आ गए। तो इसने ये चेक करने के लिए क्या ये वाकई वही बैक्टीरिया है जिन्होंने चिकन में चिकन कालरा काज किया है, इससे यहाँ से कुछ बैक्टीरिया उठाए तो हेल्दी चिकन में डाल दिए। ये हेल्दी चिकन है, हेल्दी चिकन। अब इन चिकन को भी क्या हो गया, चिकन कालरा स्टार्ट हो गया, चिकन कॉलरा स्टार्ट हो गया। अब वो समझ गया कि ये वही बैक्टीरिया हैं जो चिकन में कॉलरा काज करते हैं। जब ये बात उसको समझ आ गई तो बड़ा खुश हो गया कि मैंने बैक्टीरिया आइसोलेट कर दिए चिकन कालरा काज करने वाले। उसने एक दिन बहुत सारे लोगों को बुलाया, बुला के उसने कहा कि अभी देखना मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मेरे पास बैक्टीरिया है ना, ये वो बैक्टीरिया जो चिकन कालरा काज करते हैं। इसने कहा अभी देखना क्या होता है। इसने चिकन कालरा वाले बैक्टीरिया यहाँ से उठाए, हेल्दी चिकन में डाल दिए। अब हेल्दी चिकन में जब डाल दिए ना इसने, अब डेली ये काम ये करता था, हेल्दी चिकन में जब डालता था तो उनको क्या हो जाता था, डायरिया स्टार्ट हो जाता था। तो लोग देखते रहे, ये भी देखता रहा। इस दफा क्या हुआ, बदकिस्मती से कोई चिकन कालरा ना हुआ, नो चिकन कालरा। बैक्टीरिया उसने डाल दिए लेकिन हेल्दी चिकन में चिकन कालरा ना हुआ। वो तो बड़ा परेशान हो गया, इंसल्ट होगी लोगों के सामने के पहले ये हो जाता था अब नहीं हुआ। लोगों ने कहा ये वाले बैक्टीरिया तो नहीं करते कि चिकन कालरा काज, अगर करते होते तो इनको हो जाता ना चिकन कालरा। जब लोग चले गए और वो बैठ के सोचने लगा ये क्या हो गया, डेली जो काम होता था आज लोगों के सामने नहीं हुआ। सोचते सोचते वो एक नतीजे पे पहुंचा कि ये जो बैक्टीरिया मेरे पास ग्रो हुए हुए ना, ये तो पुराने हो गए थे, ये तो काफी दिनों से इधर ग्रो किए हुए थे, कि ऐसा तो नहीं है कि ये पुराने होने से डिजीज काजिंग पावर ही लूज कर देते। तो फिर वो समझ गया, तो उसने क्या किया, वो समझ गया कि ये जो पुराने बैक्टीरिया एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया हैं, इनमें डिजीज काजिंग पावर खत्म हो जाती है। इनको हम एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया कहते हैं, एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया, ये विरुलेंस पावर इनसे खत्म हो जाती है। लेकिन उसने फिर क्या किया, उसने कुछ यहाँ से चिकन कालरा जो जिन चिकन को था उनके डायरिया से कुछ मटेरियल लेके पेट्री डिश में फ्रेश कल्चर बनाया। अब जो फ्रेश कल्चर बनाया ना, तो उसको इन चिकन में डाला जिनमें पहले ओल्ड कल्चर एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया डाले थे। इन चिकन को फिर क्या ना हुई, फिर डायरिया ना हुआ। अब और मसला बन गया, अब क्यों डायरिया नहीं हुआ, अब चिकन कालरा डेवलप क्यों नहीं हुआ, अब तो फ्रेश कल्चर यूज किया है। अब उसके जहन में एक और बात आ गई, उसने कहा कि ये जो पुराने बैक्टीरिया जब चिकन में डाले थे ना, पुराने बैक्टीरिया की वजह से क्या हुआ, चिकन में चिकन कालरा तो डेवलप नहीं हुआ, लेकिन उनके इम्यून सिस्टम ने उन बैक्टीरिया को देखा, उनके लिए एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी। अब अंदर एंटीबॉडीज बन गई है तो ये इम्यून हो गया। क्या हो गया, ये इम्यून हो गया। अब चिकन कालरा के बैक्टीरिया जब फ्रेश बैक्टीरिया डाले ना, अंदर एंटीबॉडीज मौजूद थी, उन्होंने पकड़ लिया इनको फ्रेश बैक्टीरिया को। ये हेल्दी बैक्टीरिया थे, ये चिकन कालरा काज करने की सलाहियत रखते थे, लेकिन इनको चिकन में जाके मल्टीप्लाई होने ही नहीं दिया, पहले ही एंटीबॉडीज मौजूद थी, उन्होंने पकड़ लिया। तो क्या हो गया, फिर अब इन चिकन को चिकन कालरा नहीं होगा। जब उसने ये चीज समझ ली कि ये जो पुराने बैक्टीरिया होते हैं ये डिजीज तो नहीं लगा सकते, लेकिन जब ये बॉडी में जाते हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको तो नहीं पता कि ये डिजीज लगा सकते हैं या नहीं, उन्हें तो बैक्टीरिया नजर आ जाते हैं, वो फौरन एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है और उनको इनगल्फ करा देता है। अब वो एंटीबॉडीज अंदर मौजूद रहती हैं, जब हेल्दी उसी डिजीज का हेल्दी बैक्टीरिया बॉडी में जाएगा तो एंटीबॉडीज उसको पकड़ लेंगी और वो डिजीज काज नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा इसने कहा कि ये एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया जो होते हैं, जिस डिजीज के भी एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया आप किसी ऑर्गेनिज्म को देंगे तो ये उसके अंदर उसको इम्यून कर देंगे। क्या कर देंगे, इम्यून कर देंगे, और बाद में हेल्दी बैक्टीरिया भी जाएंगे तो उसको डिजीज नहीं होगी। तो लिहाजा उसने कहा कि ये एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया, डेड या किल्ड बैक्टीरिया जो होते हैं, पुराने बैक्टीरिया जो होते हैं, दे वर्क एज ए वैक्सीन, ये वैक्सीन है। और इस एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया को यूज करके बॉडी को इम्यून करने वाले प्रोसेस को नाम दे दिया वैक्सीनेशन। क्या नाम दे दिया, वैक्सीनेशन। और इम्यूनाइजेशन क्या हुआ, वैक्सीन दे के इम्यूनिटी पैदा करना, इम्यूनाइजेशन। अच्छा बच्चे, जब उसने ये देख लिया फिर उसने एंथ्रॉक्स के लिए भी इसी तरह इम्यूनिटी प्रोड्यूस करा दी। और फिर उसने ये देखा कि बहुत पहले जो एक साइंटिस्ट था एडवर्ड जेनर, जिसने क्या किया था
कि स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स दो डिजीजेस थी, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो उसने काउ पॉक्स की पस्ट को यूज किया था, लोगों को काउ पॉक्स कराई, तो बाद में उनमें स्मॉल पॉक्स की पस्ट डाली, जैसे जेम्स फिप्स वो जो एक बच्चा था उसमें, तो जब स्मॉल पॉक्स की पस्ट डाली तो उसको स्मॉल पॉक्स ना हुई। तो काउ पॉक्स की जिसको हो जाती है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होती, क्योंकि काउ पॉक्स के लिए बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं तो वही स्मॉल पॉक्स के वायरस को भी पकड़ लेती हैं। तो लिहाजा इसने कहा कि ये असल में वैक्सीन तो सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने बना ली थी, इसने उसको भी एक्नॉलेज किया। तो इस तरह वर्ल्ड वैक्सीन तो लुइस पास्चर ने यूज़ किया, लेकिन एडवर्ड जेनर ने शुरू से ये कॉन्सेप्ट उसी ने लाया था, इसलिए इसने लुइस पास्चर ने उसको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज किया। इसके साथ ही हमारा बैक्टीरियल कंट्रोल जो है ये टॉपिक और इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया ख़त्म हो रहा है। कोई भी मसला आपको होगा तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लीजिए।